तो भाई सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं आपको वो 5 चैप्टर बताऊंगा क्लास 9 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसकी अगर आपने तैयारी कर ली तो इंशाल्लाह पास हो जाओगे और अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। हर चैप्टर से 1-2 शॉर्ट और लॉन्ग तो आएगा ही आएगा, जो मैं 5 आपको बताऊँगा। तो आप खुद समझ सकते हो कि अगर आपके 5 चैप्टर अच्छे प्रिपेयर हो गए हैं तो 2 लॉन्ग निकल जाएंगे ईजीली और 5-6 शॉर्ट निकल जाएंगे। तो अब पेपर आपका बचा क्या? सारा पेपर तो हो गया और आपको पता है MCQs तो हैं 20%, यानी सिर्फ उसके 20 नंबर हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि जिन बच्चों ने मुझे टिकटॉक पर मैसेज करा था, यानी हमारा टिकटॉक पर भी अकाउंट है एमी इंग्लिश सेंटर के नाम पर, तो उनमें से एक बच्चे का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था, यानी कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं उसको भी बता दूँ कि एडमिट कार्ड कब मिलेंगे और कैसे। देखो, एडमिट कार्ड आपको आपके स्कूल से ही मिलेंगे। आप स्कूल चले जाओ, जो भी ऑनलाइन प्रोसेस है वो स्कूल वाले आपको कर आपका एडमिट कार्ड दे देंगे। ठीक है, आपको कोई ख़ास नंबर स्कूल वालों ने नहीं दिया होगा जिस पर आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। तो आप जो है वो स्कूल जाओ और स्कूल वाले आपको एडमिट कार्ड आपका निकाल के दे देंगे। और जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके एडमिट कार्ड उनके घर पर आना शुरू हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना कि जो एड्रेस डाला था उसी एड्रेस पर आप मौजूद हो। ऐसा ना हो कि घर चेंज कर लिया है। अगर घर चेंज कर लिया तो फिर पुराने घर में ही आएंगे आपके एडमिट कार्ड। ठीक है, तो चलो अब आ जाओ, यहाँ पर शुरू करते हैं। तो आपके भी अगर कोई कमेंट हो या कुछ बात करनी हो तो आप टिकटॉक पर भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मुझे डायरेक्ट मैसेज मिलते हैं, और कमेंट सेक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले भाई आपका पेपर जो है वो कब है? 17 तारीख वेडनेसडे को। ठीक है, अच्छा याद रखना सिर्फ 1 दिन का गैप मिलेगा आपको, ज़्यादा दिन का जो है वो गैप नहीं मिल रहा। बल्कि 1 दिन का गैप, बल्कि 1 दिन का गैप मिल रहा है। 15 तारीख को आपका जो है वो फिज़िक्स पार्ट 1 होगा मंडे को, और फिर जो है वो जो आपका गैप है 1 दिन का, बुध का जो मंगल का गैप है, फिर बुध को आपका जो है वो पेपर है मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो ये 9 के लिए है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखो भाई, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास सबसे पहला चैप्टर है, ये तो आपको मुझसे पहले पता होगी बात। लेकिन इसमें एक ये चीज़ आपके लिए आसानी हो जाती है कि इस चैप्टर से लॉन्ग बन के आता ही नहीं है। पहले भी नहीं आता था, अब भी नहीं आता है। यानी जब बुक पुरानी थी तो भी अगर पहला जो चैप्टर होता था ना, चाहे सेट का ले लो या कोई भी चैप्टर होता था, उससे आपका जो है वो नहीं बनकर आ रहा होता था, उससे आपके जो है वो नहीं बनकर आते थे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन ही आ रहे होते थे। अच्छा, सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है? सबसे पहले आपने इसके अंदर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस को देखना है कि वो कौन कौन से आपके आ सकते हैं। तो देखो भाई, MCQs देख लो सबसे पहले। MCQs, ये मार्कर अच्छा है वैसे, न्यू है ना, अच्छा चल रहा है। तो 10 आपने MCQs करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है हमेशा से कि MCQs आपने 10 के 10 जो गिवन है गैस पेपर में वो पूरे करने हैं। हाँ, अगर आपने अभी तक गैस पेपर बाय नहीं किया है तो आप बाय कर सकते हो। तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर आपको सिर्फ 200 में मिल जाएंगे। इजी पैसा नंबर शुरू में आ रहा होगा, उसी पे फीस पे करो और हमें बता दो, हम आपको क्लास 9 के तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर भेज देंगे। अच्छा, और गैस पेपर में आपके पास जो है वो तमाम सब्जेक्ट के और तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट होंगे, तो बहुत ईजी तैयारी हो जाएगी। आपकी तैयारी करने में आसानी हो जाएगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा भाई देखो, MCQs 10 आ गए। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाओ। देखो भाई, शॉर्ट जो है ना, आपने इसके अंदर सिर्फ 3 करना है। इसमें 3 शॉर्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आप लोग खुश हो जाओगे और बोलोगे सर मज़ा ही आ गया। लॉन्ग कोई भी नहीं करना, ये क्रॉस लगा दिया मैंने, लॉन्ग कोई भी नहीं करना, ज़रूरत नहीं है लॉन्ग करने की, और ना ही इससे कभी लॉन्ग बनेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है उनकी लेंथ के आंसर है ही नहीं इतने। मतलब इसमें जो क्वेश्चन है उनके आंसर की लेंथ इतनी नहीं है कि उसे लॉन्ग में दिया जाए, तो वो शॉर्ट के लिए ही हमेशा से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो समझ गए? हाँ, अब आपका सवाल होगा कि सर वो 3 क्वेश्चंस तो बताएं जो करने हैं, तो वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ देख लो, अभी मैं थोड़ी देर में आपको टिप्स एक्सप्लेन करूँगा कैसे आप 100% मार्क्स ला सकते हो मैथमेटिक्स एग्ज़ाम में। और मैंने कुछ ट्रिक्स जो हैं वो 10th में बता दी थी, यानी कल जो पेपर अपलोड किया था उसमें बता दी थी, और बाकी जो है वो आज बताऊँगा। ठीक है, तो अलग अलग है, 1-2 सेम हो सकते हैं लेकिन बाकी अलग है, आप देख सकते हो। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर, शॉर्ट कौन कौन से मैंने बताने हैं आपको। शॉर्ट मैंने आपको सबसे पहले बताना है वेरीफाई डेट, और ये वाला आपको पता है, इससे मिलता जुलता एक सवाल मॉडल पेपर में भी आया था। ये नहीं आया था, मिलता जुलता आया था।
तो इसीलिए थोड़ा सा अलग हमने सवाल इसके अंदर आपके लिए रखा है। वेरीफाई डेट z और उसके ऊपर मोड लगा हुआ इक्वल टू z। अच्छा, z पे डबल मोड है। अच्छा, जब भी किसी चीज़ का डबल मोड लेते हो ना तो जो चीज़ थी वही दोबारा आ जाती है। फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जो आपको यहाँ पर गिवन है एक्सप्रेशन, इसका आपने डबल मोड लेना है, ठीक है, और ये z के बराबर होगा। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास वो कौन सा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और इसके 80% चांस है कि यही क्वेश्चन पेपर में आ रहा होगा, ठीक है। मैं कंफर्म भी करवाऊंगा जब ये क्वेश्चन कर लोगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 4 कम चांसेस है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन आपका आखिरी वाला जो है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 एक्स्ट्रा दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 भी देख सकते हो, वो भी ऊपर वाले जैसा ही है, ठीक है। यानी बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 और 3 एक जैसे ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 3 कर रहे हो तो 6 भी ज़रूर कर लेना, वो मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, बस अलग अलग कर दिए थे हमने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को अलग करके लिखना है, रियल नंबर को अलग करना है। a रियल नंबर है और आयोटा वाला जो b है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 3 लिखे हुए लेकिन 4 यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, एक जैसे हैं। जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करेगा वो इजीली 3 भी 6 भी कर सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, आसान हो गई होगी यहाँ पर ज़िंदगी। नो लॉन्ग इन दिस चैप्टर सो यू कैन एंजॉय। तो यहाँ पर आपके मज़े आ गए। अच्छा देखो भाई, अब यहाँ आ जाओ। सर इधर बताएं कितना करना है। भाई देखो, MCQs तो वही 10 के 10, कोई रियायत नहीं मिलेगी, ठीक है। दवाई तो आपको लेनी ही पड़ेगी और ये आपकी दवाई है। अच्छा, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बताने हैं, तो लॉगरिथम वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको शॉर्ट देखने के लिए मिलेगा, लॉन्ग बहुत कम चांसेस हैं, बल्कि ना के बराबर चांसेस है कि इससे लॉन्ग आए। अब जिस चैप्टर से लॉन्ग ही नहीं आ रहा तो फिर उससे मैं आपको क्यों कहूँगा कि आप जो है वो लॉन्ग तैयार करो। तो लॉन्ग ना गेस्ट पेपर में दिए हैं और ना ही आता है। अच्छा, अब आपने जो सवालात करने हैं वो देख लो कौन कौन से हैं। इसमें आपने सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 मुश्किल है, कम है कि आए, बहुत कम चांसेस है आए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और 1 कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेटर के बगैर या लॉग टेबल के बगैर सॉल्व करना मुश्किल है। तो बेसिक मैंने 2 ही बताने थे इसमें आपको, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा इसीलिए बता रहा हूँ ताकि बच्चों को आसानी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 2, 1 हटा दो, वो सिंपल लॉग के सवाल हैं। और क्या वो सिंपल लॉग है और सिंपल एंटी लॉग है, वो आपको आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 लास्ट के 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉगरिथम्स, ठीक है। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉगरिथम्स, सेम टाइप के दोनों क्वेश्चन हैं लेकिन अलग अलग एक्सप्रेशन से आए हुए हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम्स इन टर्म ऑफ log x, log y एंड log z, आखिरी एक्सरसाइज में से आए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ गए हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से शुरू होते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अच्छा देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज, फैक्टराइजेशन, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, ये तीनों चैप्टर जो है ना वो लॉन्ग के अंदर आएंगे, लेकिन तीनों चैप्टर से एक ही लॉन्ग बनकर आएगा और वो सबसे पहला लॉन्ग होगा आपके पास, जैसा कि आपने मॉडल पेपर में देखा था। ये चैप्टर हैं तो मुश्किल, ठीक है, ये चैप्टर। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 और 5 ये इन दोनों से एक साथ लॉन्ग बनकर आएंगे। चैप्टर नंबर 3 से शॉर्ट आएगा। तो चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि चैप्टर नंबर 3 जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास सवाल है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास वो सवाल दिए हुए हैं जो लॉन्ग में आपको ज़रूर मिलेंगे और शॉर्ट में ज़रूर मिलेंगे। तो देखो भाई, चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। यहाँ लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉपी में लिख लो, और हो बुक हो तो बुक से अगर निशानात लगा रहे हो
और एक काम करना है कि बुक लेके बैठ जाओ, निशानात लगाते रहो, जो मैं सवालात यहाँ बता रहा हूँ उसको बुक में मार्क करते रहो। चैप्टर तो आपको पता है, बस आपने सवाल उसमें से ढूंढना है, ठीक है। और आपने अगर बुक में से कुछ क्वेश्चंस किए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ पर है, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो तीनों ही लॉन्ग में आएंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे शॉर्ट भी आएगा, लॉन्ग भी आएगा आपका, ठीक है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आएगा। अच्छा, सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन 1। देखो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर कि हमें और करके देना पड़ गया, यानी एक क्वेश्चन देकर दूसरा क्वेश्चन दोबारा देना पड़ गया उसका, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है। तो सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन, ये जो दोनों एक्सप्रेशन लिखी हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें कैलकुलेटर की थोड़ी बहुत आपको ज़रूरत रहेगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 रिलेशनलाइज वाला है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसमें देख लो कितने आपने क्या क्या हिसाब किताब लेके चलना है। MCQs में तो भाई कोई रियायत नहीं मिलेगी, वो 10 आउट ऑफ 10 चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ शॉर्ट में, यहाँ पर आपको 4 करने हैं, शॉर्ट में 4 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ सकते हो, रिलीफ है उसमें, वो आसान है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई इफ x इक्वल टू 3 - 2 स्क्वायर रूट 2, ये करना है आपने, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ही इन्होंने 3 दे दिए हैं। अच्छा, मैं सॉरी लॉन्ग बता रहा था इतनी देर से, वो शॉर्ट नहीं थे, वो लॉन्ग थे भाई, ऊपर है शॉर्ट, ऊपर है, मैं इतनी देर से लॉन्ग को डिस्कस कर रहा था। तो शॉर्ट देख लो यहाँ पर कौन से हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। इसको करना है आपने, लोएस्ट फॉर्म लेकर आनी है, और सिंप्लीफाई वाला रहने दो, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ देना। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपको वो मॉडल पेपर में भी देखने के लिए मिला था। आप देख सकते हो कि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो गैस पेपर में भी मौजूद हैं, और गैस पेपर पहले बने थे, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 5 फिर सुन लो, क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर बोर्ड एग्जाम, एंड यू विल सी दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम, ठीक है। तो समझ गए ना बात, कर लोगे, कोई मसला नहीं। आप लॉन्ग इससे सिर्फ एक कर लो, ठीक है, वो एक कर लो। वो लॉन्ग कौन सा है मैंने बता दिया था शुरू में ही, सिंप्लीफाई वाला, ये इसका लॉन्ग है सिंप्लीफाई। तो ये जब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक लॉन्ग भी आ सकता है, एक शॉर्ट भी आ सकता है। तो एक लॉन्ग आ गए 6-7 नंबर, एक शॉर्ट आ गया 5-6 नंबर, तो देख लो इजीली 12-13 नंबर एक तरफ हो जाएंगे, और MCQs भी 1-2 आ जाएंगे, तो 15 नंबर सिर्फ एक चैप्टर से निकलेंगे, तो कितना आसान हो जाएगा। अच्छा, अब फैक्टराइज वाला सवाल, फैक्टराइज वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा। इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इससे आपको जो है वो इससे आपको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट किस लिए है, फिर सुन लो, इम्पॉर्टेंट किस लिए है कि इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। देखो मैं बार बार जो कह रहा हूँ ना कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वो इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चंस पेपर में आपके आएंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ उसे छोड़ के जाओ। अगर पूरी बुक की तैयारी कर ली है तो फिर तो बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया, ज़िंदगी आसान हो गई। लेकिन अगर पूरी बुक की तैयारी नहीं करी है तो ये क्वेश्चंस करना, और अगर पूरी बुक की तैयारी कर भी ली है और ये क्वेश्चंस नहीं किए हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो ये भी कर लेना ताकि आसान हो जाए। और अगर टाइम कम हो तो सिर्फ देख लेना कि इसके सोल्यूशंस क्या हैं और कैसे निकलते हैं, कुछ ना कुछ तो स्टेप्स आप दे दोगे, मुझे उम्मीद है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 यूनिट 4 पर आ जाओ। मैं यूनिट 7 तक कराऊंगा आपको, उसके बाद फिर टिप्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब आ जाओ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में शॉर्ट आने के चांसेस बहुत कम हैं, बहुत ही ज़्यादा कम है शॉर्ट इससे आए, इससे लॉन्ग के ही चांसेस हैं, ठीक है। और ये जो शॉर्ट आपको दिए हुए हैं ना, यही पार्ट बनकर लॉन्ग में आ जाएंगे। मैं फिर बता देता हूँ क्या कह रहा हूँ। ये जो शॉर्ट आपको दिए हुए हैं ना, इससे 2 कर लेना शॉर्ट, ठीक है, लॉन्ग कर लेना, इससे लॉन्ग असल इंपॉर्टेंट है, इसके लॉन्ग 2 करना। अच्छा, याद रखना कि जो आपको इसमें शॉर्ट गिवन है ना, इसमें जो ये बराबर में चल रहे हैं, यही सवालात लॉन्ग में आ जाएंगे पार्ट्स बनकर, यानी 2 सवाल मिलकर एक क्वेश्चन बन गया, 3 सवाल 4 सवाल मिलकर एक क्वेश्चन बन गया। क्योंकि इनके आंसर्स तो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन इनके सोल्यूशन निकालने में मुश्किल होती है, क्योंकि कभी फार्मूला लग रहा होता है, कभी मिडल टर्म ब्रेक हो रही होती है, ठीक है। तो समझ गए ना। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो फैक्टराइजेशन से आ सकता है आपका, वो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 6 है, रिजॉल्व इनटू फॉलोइंग, ये वाला, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, याद रखना। अच्छा, उसके बाद जो 2 शॉर्ट मैंने बताए हैं उसमें आपके पास है एक क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।
इसका तमाम के सवाल इसमें एक ही जैसे लिखे हुए मिलेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फाइंड द फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम वाला सवाल आपको मॉडल पेपर में भी मिला था, देखने के लिए याद होगा, आप भूले नहीं होंगे मुझे उम्मीद है। अच्छा, तो समझ में आ गई ना, ज़िंदगी आसान हो गई ना। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आ जाओ अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की तरफ आ जाओ भाई। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, क्योंकि 3 शॉर्ट 1 लॉन्ग आने के इसके चांसेस है। लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ लिख लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। भूलेंगे तो नहीं आप लोग, इंशाल्लाह याद रखेंगे। तो MCQs आएंगे इसमें से, वही 10 के 10 याद, मतलब समझ लेना आसानी से। अच्छा, शॉर्ट इसमें से 3 और लॉन्ग कितने दिए हैं? लॉन्ग इसमें से 2। चलो आसान कर दूं, 1 कर दूं, चलो कर दो, 1 कर लो। लॉन्ग 1 कर लो, ठीक है, 2 नहीं करो क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे फिर लॉन्ग करने में। बल्कि लॉन्ग आसान तो है, कर तो लोगे। चलो आपकी मर्ज़ी है, 2 करना है या 1 आप पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। आपको भी तो चॉइसेस देता हूँ, वरना फिर आप बोलोगे सर हमें भी तो बताएं क्या करना है। अच्छा देखो भाई, शॉर्ट कौन से करने हैं? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट, और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 अगर आप पीछे के चैप्टर कर आए हो तो वो तो वैसे ही कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ट्रिक से होंगे, इंपॉर्टेंट हैं, आने चाहिए। मत करे, मतलब करे बगैर मत जाना, ठीक है भाई। करे बगैर इस क्वेश्चन को मत जाना। और लॉन्ग देख लो कौन सा करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एक तो डिवीजन मेथड था, मैंने आपको बोला था ना इसमें दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो दोनों में से किसी के भी आने के चांसेस हैं। या तो फैक्टराइजेशन मेथड आ जाएगा या तो डिवीजन मेथड आ जाएगा। और शॉर्ट में भी आ सकता है ये सवाल, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लॉन्ग में ही आए, शॉर्ट में भी ये सवाल आ सकता है, ठीक है, क्योंकि थ्योरम्स होते हैं ना लॉन्ग में ज़्यादा, इसीलिए। तो इसमें हमने इसे लॉन्ग में यूँ लिख दिया था क्योंकि इसका सोल्यूशन बड़ा था। तो शॉर्ट में भी आ जाए ना तो इसका मतलब ये नहीं कि करोगे नहीं, क्योंकि सर ने तो बोला था लॉन्ग में ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल चाहे शॉर्ट में आए या लॉन्ग में, अगर आपको आ रहा है तो आपने करना है, ठीक है, नंबर आपको उसके मिलेंगे। तो ये 2 सवाल थे, अब इन दोनों में से एक आपकी मर्जी है, जो भी चाहे कर लेना। आई थिंक डिवीजन मेथड इस बार मॉडल पेपर में आ गया था, तो शायद फैक्टराइजेशन मेथड के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपने जो है वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 यानी यूनिट 5 तक तो देख लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आ जाओ यूनिट 6 पर आ जाओ, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बिल्कुल भी नहीं है, इससे बहुत कम चांसेस है क्वेश्चंस के आने की। तो बस MCQs तो इससे भी आएंगे ही आएंगे। देखो भाई, MCQs तो किसी भी चैप्टर से कहीं से भी आ सकते हैं, उसमें ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं हो सकती, लेकिन शॉर्ट लॉन्ग में बहुत प्रेडिक्शन हो जाती है। तो शॉर्ट देख लो इसमें से कौन से आएंगे, ठीक है, शॉर्ट देख लो इसमें से कौन से आएंगे। तो शॉर्ट इसमें से 2 कर लो, लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग नहीं आएगा इससे, ठीक है, क्योंकि इसमें इतने लेंथ के क्वेश्चन के आंसर्स थे ही नहीं कि उससे लॉन्ग निकाला जाए। तो शॉर्ट इससे आ सकते हैं, लॉन्ग इससे शायद नहीं आए, और शायद नहीं आएगा ही नहीं। अच्छा, शॉर्ट जो इससे आ सकते हैं वो आपके पास है, 2 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 है और एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। बस ये 2 शॉर्ट इससे आ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक जैसे हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 वो सिंपल एक्स की वैल्यू निकालने वाला है, तो वो आप तो वैसे ही निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो जो 2 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 2 मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है। कुछ क्वेश्चंस को हमने 2 बार दिया है, तो बेसिकली वो क्वेश्चन 2 बार नहीं दिए हैं, वो आपके लिए हमने ऐसा कर दिया है कि उस क्वेश्चन को लिखा है और उसकी वैल्यू तब्दील करके 2 बार दिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो क्यों आपके लिए करना ज़रूरी है। तो सेम ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू तब्दील है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ये था आपके पास चैप्टर 6, ठीक है, यूनिट 6 था। अब यूनिट 7 पर आ जाओ, लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन। लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे एक शॉर्ट एक लॉन्ग आने के चांसेस है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं जब कहूँगा जब 3-4 शॉर्ट करने होंगे और एक लॉन्ग। MCQs वही करने हैं आपने पूरे, ये मोस्ट कहाँ लिख दिया मैंने इसमें, MCQs, ठीक है। MCQs वही 10 आउट ऑफ 10 आपने निकालने हैं इससे। लॉन्ग इससे आप 1 करोगे और शॉर्ट आप इससे 1 कर लो, ठीक है, बस 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग। अब क्योंकि लॉन्ग इससे बहुत ज़्यादा चांसेस है, इससे लॉन्ग आने के चांसेस 80 to 70% से ज़्यादा हैं,
क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट में जो लॉन्ग में सोच रहा था मॉडल पेपर में आएगा वो वहाँ नहीं आया, तो पेपर में ज़रूर वो लॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 1 करना है, और लॉन्ग कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 1 करना है। शॉर्ट भी क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग भी क्वेश्चन नंबर 1। एक चीज़ देखो कि क्वेश्चन लॉन्ग में जो क्वेश्चन नंबर बराबर में देखो कि लॉन्ग में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वही क्वेश्चन नंबर 2 भी है, सेम है, लेकिन बस वैल्यू तब्दील है। तो देखो वैल्यू तब्दील करने की वजह यह है कि इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, वैल्यू आपको तब्दील मिल सकती है, इसीलिए 2 बार क्वेश्चन को लिखा गया है और वैल्यू तब्दील करके दिया गया है। सेम, मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन वैल्यूज़ जो एक्सप्रेशन की हैं या इक्वेशन की हैं वो तब्दील हैं, ताकि आप आसानी से कर सको। अच्छा, अब आ जाओ आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं इसे कह सकता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं इसे कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 थ्योरम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखें बच्चे बोल रहे होंगे सर फैक्टराइजेशन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों नहीं कहा? देखो इसको इसलिए नहीं कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे शॉर्ट के आने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन आ सकता है, और इसका शॉर्ट लॉन्ग में आ सकता है, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शॉर्ट में ही आएंगे या तो लॉन्ग में आएंगे, इसीलिए। ठीक है, तो MCQs आपने इसमें पूरे करने हैं 10 के 10, ठीक है, जो गिवन है, और आपने जो करना है अपना शॉर्ट आपने इससे करने हैं 3, और लॉन्ग आपने इससे करना है 1, सिर्फ 1। ठीक है, 1 करना है। क्यों? अब 3 वो कौन से हैं मैं बता देता हूँ। आपके पास सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सवाल सेम ही है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से कर सकते हो क्योंकि वो सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 हो गए, और जो लॉन्ग आपने करना है ना, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन वाला करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, होल रेडिकल x² + 3x + 32 प्लस होल रेडिकल x² + 3x + 5 = 9, ये करना है आपने। ठीक है, अगर ये कर लोगे तो इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो भी आसानी से हो जाएगा और आसान हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाओ टिप्स की तरफ। मैंने कहा था कि मैं 7वें चैप्टर में टिप्स एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मैंने कहा एक और समझा दूँ ताकि आधी बुक हो जाए। ठीक है, अब देखो इसमें ऐसा नहीं था कि शुरू के चैप्टर ही इंपॉर्टेंट थे सारे, अगर ऐसा होता तो फिर मैं वो लगवा देता, लेकिन यहाँ ऐसा है कि कुछ थ्योरम से बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ जो है वो आपके पास एक इक्वेशंस वाले चैप्टरों से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने अलग अलग कर दिया था। अच्छा, अब आ जाओ टिप्स की तरफ। देखो भाई, ये टिप्स फॉलो करनी है, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ ज़रूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि अगर ये टिप्स आपको नहीं पता होंगे तो नंबर ज़रूर कम आ सकते हैं। तो टिप्स ये आपने फॉलो करनी है, हर हाल में करनी है, हर तरीके से करनी है फॉलोस। अच्छा, सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं ना, पेपर आते ही क्वेश्चन और आंसर लिखना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं करा करें, कम से कम 5 मिनट तो आप पेपर को दें और चेक कर लें कौन से क्वेश्चन आपको 100% आ रहा है, कौन से क्वेश्चन आपको 100% आ रहे हैं जिसके जवाब आप 100% लिख लोगे, और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, दिमाग में चल रहा है कि यार होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो टिक कर लो पेंसिल से उन क्वेश्चंस को, उनके आंसर नहीं लिखना, लेकिन टिक कर सकते हो आप क्वेश्चन पेपर पर। मैंने मना किया क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना, लेकिन टिक तो कम से कम कर सकते हो, उससे कोई मसला नहीं होता। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं। तो सबसे पहले आपने पेपर पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन नहीं शुरू करना। बेशक आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता है, लेकिन और क्वेश्चन भी देख लो, क्या पता क्वेश्चन नंबर 1 से ज़्यादा आपको दूसरे क्वेश्चन आते हो, तो ये बस आप ज़रूर देख लेना। अच्छा, डोंट यूज़ टू मच मार्कर्स इन मैथमेटिक्स एग्ज़ाम। अच्छा देखो, मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में आपको ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, कोई नहीं, अगर आपके स्टेप्स सही हैं, राइटिंग फिर भी साफ लिखना। और बच्चे जो है ना वो 2-2 लाइनें छोड़ देते हैं, एक स्टेप लिखा फिर दूसरी 2 लाइन छोड़ दी, ऐसा मत करना। एक स्टेप लिखकर 1 लाइन छोड़ दो, अगर राइटिंग छोटी है तो एक स्टेप लिखकर दूसरे स्टेप में ही लिख लो, लाइनें नहीं छोड़ो, अगर राइटिंग अच्छी है और छोटी है। अगर राइटिंग अच्छी नहीं है और बड़ी है, थोड़ी बड़े जो है वो डिजिट्स लिखते हो, बड़े अल्फ़ाबेट्स लिखते हो, तो 1 लाइन छोड़ के लिख सकते हो ताकि कंफ्यूज ना हो। और जैसा कि आप लिखते आए हो अपनी खुद की कॉपी पर, वैसे ही लिखना उस पर भी जाके। ठीक है, तो मार्कर का इस्तेमाल मत करना ज़्यादा, क्योंकि फिर आपके जो सोल्यूशन है उसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो मार्कर फिर आगे पीछे प्रिंट कर रहा होता है, मतलब उसकी स्याही पीछे भी आ रही होती है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर लिखा पास्ट पेपर,
देखो पास्ट पेपर्स तो नहीं होना चाहिए था, पास्ट पेपर होना चाहिए था, क्योंकि आपके पास इसका सिर्फ 2022 का पेपर है इसका आपके पास 2021 में दूसरे बुक से पेपर हुआ था जो पुरानी थी, आधी जो हो गई थी। तो मैं यहाँ पर फिर बता दूँ आपको कि आपने क्या करना है, आपने जो है वो पास्ट पेपर से तैयारी, बस एक ही ईयर का पास्ट पेपर है वो मुझे मिलेगा तो मैं दे दूँगा आपको। पास्ट पेपर की जगह आप इसे गैस पेपर भी कर सकते हो, ठीक है, गैस पेपर भी कर सकते हो, कि गैस पेपर से तैयारी कर लेना। बेसिक तो पास्ट पेपर ही होते हैं, लेकिन हमारे पास पास्ट में पेपर नहीं है, इसके पेपर नहीं हुए हैं। अगर आपको 5 ईयर या 10 ईयर मिलती है वो भी बेसिकली गैस पेपर ही होते हैं, क्योंकि पास्ट में पेपर ही नहीं हुए तो वो कहाँ से देंगे आपको इसके पेपर, ठीक है। तो ये ज़रा ध्यान रखना। अच्छा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैथ में अच्छे बनने का एक ही फॉर्मूला है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, अगर 2-3 बार इसकी तैयारी कर लोगे तो बहुत तेज़ी से लिख लोगे और बहुत अच्छा हाथ जो है आपका चल रहा होगा पेपर के अंदर, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, आप इजीली काम कर लोगे। अच्छा, डोंट सीक हेल्प व्हेन नीडेड इन बोर्ड एग्जाम, इन क्लास नहीं, अगर क्लास में ज़रूरत हो तो ज़रूर लो। अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा तो आप ना पूछें अपने क्लास में मौजूद एग्जामिनर से या इन्विजिलेटर से। क्यों? क्योंकि देखें, ज़रूरी नहीं है कि उनको भी वो सवाल आता ही हो या वो आपके सब्जेक्ट के टीचर ही हों। तो पूछने से टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है, यानी पूछ कर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, क्योंकि देखो अक्सर जो टीचर होते हैं वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट के होते हैं। अब आपको क्या पता जो आज का पेपर है क्या टीचर वही सब्जेक्ट का पेपर है, क्या पता वो टीचर उर्दू सब्जेक्ट का हो। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि पेपर इंग्लिश का था, टीचर सिंधी सब्जेक्ट के थे, यानी सिंधी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि भाई मैं तो सिंधी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो बात ही ख़त्म हो गई। तो आप लोग टीचर से नहीं पूछिएगा, फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। एग्ज़ाम में बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम में, क्लास में नहीं, एग्ज़ाम में, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखना। इसमें से जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं, कोई 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिसमें फॉर्मूले नहीं लग रहे होंगे, ऑलमोस्ट तमाम में ही फॉर्मूले लग रहे हैं। तो फॉर्मूले आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। a + b का होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a³ + b क्यूब, और इसके अलावा आपके पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसके अलावा जो आपके पास और जो फार्मूले हैं, देखें 9 के लिए तो बहुत आसान है, फार्मूले बहुत कम है। 10th वालों के लिए बहुत मुश्किल है, उनके लिए तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मेथड्स के फार्मूले हैं, ग्राफ में थ्योरम्स में फार्मूले हैं, बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं 9, 10th के लिए। आपके लिए आसान है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी, आप कर लोगे, परेशान नहीं होगे। टिप्स जो बताई हैं याद रखना, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, जितनी भी बार प्रैक्टिस करो कम है। अच्छा, अब आ जाओ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। सबसे पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से तो फिल्म शुरू होती है। क्योंकि अगर आपको स्टार्ट ही समझ नहीं आया तो फिर इंटरवल और फाइनल जो है वो क्या समझ में आएगा, एंडिंग और इंटरवल क्या समझ में आएगा। तो ये आपके पास इंटरवल है, ठीक है। अच्छा, इसमें से थ्योरम एक्सरसाइजेस से भी आ सकते हैं, तो वो भी करना। शॉर्ट में आएंगे थ्योरम इससे। अच्छा, एमसीक्यूज वही इसके 10 के 10 निकालने हैं आपने, एमसीक्यूज वही आपने इसके 10 के 10 करने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज 10 के 10 करिएगा भाई, ठीक है, फिर बोलना, ज़िंदगी आसान कर लीजिएगा। मैं अभी आपको ना आखिर में ये भी बता दूंगा कि अगर थ्योरम के चैप्टर छोड़ दो तो क्या पूरा पेपर हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है। एमसीक्यूज 10, शॉर्ट 4, ठीक है, 4, 2 बुक वाले थ्योरम, 2 एक्सरसाइज वाले थ्योरम। एक्सरसाइज वाले थ्योरम मैं बता देता हूँ, लॉन्ग इससे 1, ठीक है, लॉन्ग इससे 1, समझ गए ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एमसीक्यूज 10 करने, शॉर्ट इससे 4 करने, 2 बुक वाले थ्योरम करने, शुरू के 2 जो हैं वो करने, ठीक है, और 2 एक्सरसाइज के थ्योरम करने हैं, और जो लॉन्ग वाला थ्योरम है वो भी बुक से ही करना है आपने, जो सबसे बड़ा थ्योरम आपको गिवन है, ठीक है। अब आओ मैं बताता हूँ कौन सा वाला सवाल आपने इसमें करना है। इसमें आपने सबसे पहला सवाल करना है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 करना है, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपने, ठीक है, चैप्टर 9 है ना, हाँ चैप्टर 9 है, पैरेललोग्राम इन ट्रायंगल्स चैप्टर 10 है, चैप्टर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करना है, फ्रॉम ऑन द लाइन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल परपेंडिकुलर आर ड्रॉन टू द आर्म ऑफ द एंगल, प्रूव दैट दीज परपेंडिकुलर्स आर इक्वल इन मेजर। ये करना है आपने एक्सरसाइज से,
और एक और सवाल आपने करना है, ABC एंड BDC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ एन कॉमन बेस BC। ठीक है, प्रूव डेट AD इज़ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ BC। ये सवाल करना है। ठीक है, ये 2 सवालात एक्सरसाइज से हो जाएंगे और 2 शुरू के आप उधर से कर लोगे बुक से और एक लॉन्ग थ्योरम भी बुक से। तो इंशाल्लाह आपका इसमें से एक शॉर्ट में थ्योरम और एक लॉन्ग में थ्योरम आपका ज़रूर आ जाएगा। तो 2 थ्योरम्स तो आपके हो जाएंगे, यानी आपका थ्योरम सेक्शन तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब तक हम 4 जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर, 4 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लगा चुके हैं। एक क्वेश्चन नंबर, एक यूनिट 3, एक यूनिट 5 और एक यूनिट 8 और एक यूनिट 9। अब आ जाओ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भाई आप लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल हो ही थ्योरम में रही है और मैं थ्योरम में ही आपको सबसे ज़्यादा मार्क करा दूंगा। तो मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा ना बेदिल हो जाओगे। बेदिल होने से मुराद ये कहते डिसहार्ट हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे। तो डीमोटिवेट नहीं करना है मुझे, आपको सिर्फ वही सवाल बताने हैं जो कि मुझे लगता है भाई 100% आ जाएंगे। अच्छा, इसमें लॉन्ग था लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने छुड़वा दिया। ठीक है, तो इसमें फिर बोल रहा हूँ लॉन्ग था। मैं अगर आपको आपके जो है वो कोचिंग में आके बता सकता या स्कूल में आके बता सकता तो ज़रूर बताता। इसमें लॉन्ग था, इम्पॉर्टेंट भी था, लेकिन मैंने छुड़वाया। मैंने कहा भाई बच्चों को थोड़ा रेस्ट दो वरना ये मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस करने के लिए देने हैं मैंने आपको। ठीक है, तो आज जो इम्पोर्टेंट है, एक थ्योरम 2 थ्योरम जो बुक में स्टार्ट में गिवन है ना, शुरू के वो कर लेना, और एक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो कर लेना। इफ़ अ इक्विलेटरल इज़ अ पैरेललोग्राम इट हैज़ डायगोनल विच फ्रॉम 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक इक्विलेटरल को, यानी जिसकी 4 साइड्स हों और वो पैरेललोग्राम हो, अगर उसको काटो तो 2 जो है वो आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं, ये प्रूफ करके बताना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 बुक से कर लोगे, एक यहाँ से कर लेना। अब आ जाओ लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है पर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। MCQ सब में से पूरे करना बेटा, MCQ मत छोड़ना वरना 20 नंबर कैसे निकालोगे। 2 कर लो, लॉन्ग इससे नहीं करो, इससे भी लॉन्ग रहने दो। ठीक है, अच्छा अब देख लो वो 2 कौन से करने हैं। अच्छा, इसमें ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ यूनिट 7 लिखा हुआ आ गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये यूनिट जो है वो 12 है आपके पास, 7 नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन से भी आपको पता चल रहा है कि 12 के ही हैं, बस वो यूनिट में गलती हो गई है। ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाले सवाल हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ही आपने इसमें अच्छा क्वेश्चन नंबर सॉरी हमारा 11 है, यूनिट 11 है, सॉरी यूनिट 12 नहीं है, यूनिट 11 है, वो मैंने गलती से यूनिट 12 पे चला गया था। तो ठीक है, इससे आपके पास 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और वो है एक आपके पास बुक में मौजूद होगा थ्योरम स्टार्ट में, वो कर लेना, और एक आपके पास जो यहाँ पर मौजूद है, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ इट्स कॉर्ड। ये 2 बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, अभी जिसकी मैं बात कर रहा था ना, चैप्टर नंबर 12 की बात कर रहा था, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इसमें से भी सिर्फ 2 सवाल कर लेना, 2 सवाल कर लेना शॉर्ट शुरू के। ठीक है, लॉन्ग इससे नहीं करना, इससे भी लॉन्ग छोड़ दो। देख लो मैंने 3 चैप्टर से लॉन्ग आपको पूरे हटवा दिए, 3 नहीं बल्कि 5 चैप्टरों के लॉन्ग ख़त्म करवाएं आपके लिए, तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया होगा पेपर, अब मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अच्छा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाले सवाल पर आ जाओ, कंस्ट्रक्ट वाले। अच्छा, इसमें से बहुत कम चांस है कि लॉन्ग में निकले सवाल, लेकिन फिर भी इससे एक लॉन्ग तो निकल ही सकता है आपका, क्योंकि इसमें ना स्टेप्स लिखने होते हैं, वो काफ़ी टाइम लेते हैं, तो इसलिए वो लॉन्ग में चला जाता है। क्योंकि टीचर को पता है भाई अगर शॉर्ट कौन सा आएगा, लॉन्ग कौन सा आएगा, तो 2 शॉर्ट सिर्फ 1 लॉन्ग, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा शॉर्ट कौन से हैं? शुरू के 2 जो हैं वो कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN, याद रखना शॉर्ट इससे एक ज़रूर आएगा, सच डैट। ठीक है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4, 2 में से कोई भी एक पार्ट। तो कंपास लेके जाना, मतलब ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना, उसमें सब होगा। ठीक है, तो लगा लो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, और लॉन्ग में जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 ही दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 सवाल इंपॉर्टेंट है। फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल XYZ या XYZ। ठीक है, XYZ। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग में कौन सा है आपके पास? यूनिट आपका 13 है जी, बिल्कुल 13 है।
अच्छा याद रखना यूनिट 12 में एक मिस्टेक हुई हुई है कि उसको यूनिट 7 लिखा हुआ है, तो यूनिट 12 ही है वो, ठीक है। क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ रहे होंगे ना। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR, ये वाला इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में। अच्छा ये तो ख़त्म ही नहीं होके दे रहे चैप्टर्स, मुझे लग रहा है कराते वक्त ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। MCQ, आप लोगों की वीडियो ज़्यादा लेंदी हो गई है 9 वालों की, क्योंकि मुझे आपको ज़्यादा समझाना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग अभी सबसे पहला पेपर दोगे तो आप लोगों को मैंने ज़्यादा समझाना है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। इससे लॉन्ग नहीं करना है, हाँ लॉन्ग नहीं करना है, ठीक है। अच्छा आ जाओ, इससे लॉन्ग तो नहीं करने, लॉन्ग छोड़ देना, इससे भी लॉन्ग छोड़ देना। शुरू के 5 मैंने 4 चैप्टरों के लॉन्ग छुड़वा दिए हैं थ्योरम से, आपको तो आसानी हो जाएगी। इससे बस 2 कर लेना। एक यहाँ पर जो सवाल गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 ये कर लेना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, ये कर लेना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो शुरू में दिया हुआ है क्वेश्चन, शुरू में ही थ्योरम दिया हुआ था, मैंने बताया भी था थ्योरम की एक्सरसाइज कराते वक्त, वो कर लेना, ठीक है। बस ये 2 करना और नहीं करना। अच्छा अब आ जाओ प्रोजेक्शंस ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इससे भी सिर्फ 2 ही कर लेना, ठीक है। इससे भी 2 कर लेना, बस ज़्यादा नहीं करो। MCQs पूरे करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से आप समझ गए होंगे कौन सा है, बिल्कुल वही है जो आपको नज़र आ रहा है। 2 लॉन्ग नहीं करना इससे कोई भी, ठीक है, लॉन्ग नहीं करना, लॉन्ग छोड़ देना, ठीक है। इसका भी लॉन्ग छोड़ देना। इसका आप शॉर्ट देख लो क्या है आपके पास, इन RT ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला करना है, ये जो पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ है ना, ये वाला करना है। और इसके बाद क्वेश्चन 2 करना है, इन ट्राइंगल ABC 2 साइड्स आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इट इज़ कॉल, अच्छा सॉरी ये मैं MCQs पढ़ रहा था, नीचे है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स ABC व्हेन। अच्छा ठीक है, ये करना और इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना, बस 2 ही क्वेश्चन इसमें शॉर्ट हैं, बस बाकी नहीं करना, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास जो है वो चैप्टर नंबर 16 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया आपके पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया। MCQs जो बच्चे आप लोग करेंगे पूरे 10 आउट ऑफ 10, शॉर्ट आपके पास आएंगे इसमें से 4 और लॉन्ग आएंगे आपके पास इसमें से 2। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा ही जभी हूँ क्योंकि इसमें से इतना ज़्यादा आएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चैप्टर बना है आपका। अच्छा शुरू के चारों क्वेश्चन कर लेना, फिर बोल रहा हूँ, शुरू के चारों क्वेश्चन कर लेना, इसमें से शॉर्ट भी लॉन्ग बन सकता है। एक बार मेरी बात सुने, शुरू के चारों क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, इसमें से शॉर्ट भी लॉन्ग बन सकता है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग में जा सकता है, ठीक है। अच्छा लॉन्ग शॉर्ट में नहीं जाएगा लेकिन शॉर्ट तो लॉन्ग में आएगा। और लॉन्ग इसमें सिर्फ 2 ही दिए हुए हैं, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ 3,4 एंड वन ऑफ इट्स एंड point of the diameter is 4,6. Find the points other end. A circle has a diameter between the points 4, -3, 4 and 11, 6. Find the center radius of the circle. ठीक है भाई, अब मुझे अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखना। अगर आपने अभी तक गैस पेपर बाय नहीं करें तो कर लेना। गैस पेपर की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 200 है, तमाम सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। इजी पैसा करके हमें बताना, हम आपको सेंड कर देंगे। तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लो। अब इससे आगे मैं नहीं लिखूँगा इसमें कुछ भी। वैसे माशाल्लाह से ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो मैं सिर्फ ब्लू लिख देता था तो मुश्किल भी होती होगी समझने में। लेकिन अब आपको पता है कि भाई ब्लैक से सर ने क्वेश्चंस बताए हैं और ब्लू से सर ने चैप्टर के नाम, यूनिट के नाम लिख रखे हैं और टिप्स भी ब्लू से लिख दी हैं। तो ये पेन, ये मार्कर अच्छा है, ये आप चाहो तो ले लेना। एक्स मार्कर है, ये अच्छा है। अच्छा ये इसमें यहाँ से इंक रिफ़िल नहीं होती है, इसमें यहाँ से इंक रिफ़िल होती है। इसको यूँ आपको खोलना पड़ता है, जब आप इसको खोलते हो ना ये खुल जाता है। और इंक रिफ़िल करना इसमें ज़्यादा आसान है क्योंकि उसमें फिर आपको वो जो टिप है अंदर की वो दिख रही होती है और फिर आप इजीली और फ़ौरन इसमें इंक आ भी जाती है। मतलब और मार्करों में इंक डालो ना तो वेट करना पड़ता है इंक आने में ना। अक्सर आप इंक रिफ़िल करवा के लाते हो अपने टीचर के लिए तो वो आप देखते हो फिर भी वो लो चल रहा होता है, टीचर बोलते हैं इंक नहीं डलवाई, तो उसमें देर में इंक आती है। यानी डलवाओगे एक टीचर के लिए इंक, मिलेगी दूसरे टीचर को इंक, एक पूरा पीरियड लग जाता है। लेकिन इसमें ऐसा ज़बरदस्त है क्योंकि इंक यहीं से रिफ़िल हो रही है और इसकी ग्रिप भी अच्छी है,
राइटिंग भी बेहतरीन साफ़ सुथरी ही हो रही है। हाँ, वो तो मेरी ख़राब है लेकिन फिर भी साफ़ सुथरी है, तो ये अच्छा है। तो और मार्कर वालों को भी ना यही से इंक देना चाहिए, लेकिन ये महंगा है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। बाकी मैं आपके लिए यही दुआ करूँगा कि इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करो। और टिकटॉक अकाउंट मेरा जाके कर लो फॉलो, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको शॉर्ट टिप्स देता रहता हूँ, जो शॉर्ट टिप बहुत हेल्पफुल होती है। इंशाल्लाह कल अब जो है मैं फ़िज़िक्स का 10th का शेयर करूँगा पेपर, क्योंकि आज 9 का शेयर कर दिया ना मैथमेटिक्स का, तो कल फ़िज़िक्स का 10th का शेयर करूँगा, फिर फ़िज़िक्स का 9 का परसों। इंशाल्लाह तमाम पेपर के मिल ही जाएंगे पेपरों से पहले आपको। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। अपनी दुआओं में बहुत बहुत मुझे याद रखना। अगर कोई गलती हो गई हो या कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद